تو जेफरी एप्स्टीन केस के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं। जी, और इस बार बहुत बड़े पैमाने पर। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने तकरीबन 30 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जारी किया है। ये एक तरह से मालूमात का सैलाब है और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इसमें नया क्या है। बिल्कुल। आज हम ABC न्यूज़ और द गार्डियन के कुछ आर्टिकल्स को खंगालेंगे ताकि ये समझ सकें कि इन फाइलों में असल कहानी क्या है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नामों और तारीखों का मजमुआ नहीं है। ये ताकत, पैसे और हेरा फेरी की एक ऐसी पेचीदा कहानी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सही। हमारा मकसद यही देखना है कि इन इंकशाफात के पीछे छुपा क्या है, मशहूर शख्सियात का रद्द-ए-अमल क्या है, कंट्रोल के वो कौन से तरीके थे जो एप्स्टीन इस्तेमाल करता था, और उसका नेटवर्क असल में कितना बड़ा और बाअसर था। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये रिलीज हुई क्यों और इसके फौरी नताइज क्या निकले, जो खुद एक कहानी है। बिल्कुल, और यहीं से बात शुरू होती है। 30 लाख सफ़हात, ये कोई छोटी बात नहीं है। जी नहीं। इसमें 2000 वीडियोस और 1,80,000 तस्वीर भी शामिल है। मतलब ये मालूमात का एक समंदर है। ये सब एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किया गया है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो ये एक्ट शफाफियत का मुतालबा करता है जी। लेकिन दूसरी तरफ डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लॉन्च ने बताया कि मजीद 30 लाख सफ़हात रोके भी गए हैं। ओह, वो क्यों? वजह ये बताई गई कि मुतासिरीन की शिनाख्त की हिफाजत करनी है और जो कानूनी कार्रवाइयां अभी चल रही हैं उन पर असर न पड़े। अच्छा, तो ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। जी, अवाम को सच बताना, लेकिन मुतासिरीन को मजीद तकलीफ पहुंचाए बगैर। लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस तवाज़ुन को कायम रखने में बुरी तरह नाकाम रहे। ये रिलीज बिल्कुल भी हमवार नहीं थी, है ना? हमवार तो दूर की बात, ये एक बहुत बड़ी और तकलीफदेह गलती बन गई। कैसे? कई मुतासिरीन के नाम गलती से बगैर तरमीम के यानी अनरिडैक्टेड शाये हो गए। क्या इतने सालों के बाद, इतनी एहतियात के दावों के बाद ऐसी गलती कैसे हो सकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वकील ब्रैड एडवर्ड्स, जो 20 साल से ज्यादा अरसे से एप्स्टीन के मुतासरीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके फोन की घंटी बजना बंद नहीं हुई। ओह खुदाया! उन्हें उन मुतासरीन की मुसलसल कॉल्स आ रही थीं जिनके नाम अचानक सबके सामने आ गए, हालांकि वो कभी अवामी तौर पर सामने नहीं आई थी। ये तो एक डरावने ख्वाब जैसा है। महकमा इंसाफ ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? उन्होंने एक ईमेल एड्रेस तो कायम कर दिया कि अगर किसी का नाम गलती से शाये हो गया है तो वो राब्ता करें। लेकिन ये तो काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वकला का मुतालबा था कि पहले तमाम दस्तावेजात को वेबसाइट से हटाया जाए, गलतियों को ठीक किया जाए और फिर दोबारा अपलोड किया जाए। और ऐसा नहीं किया गया? नहीं किया गया। इसी वजह से बेसे मुतासरीन के एक ग्रुप ने इसे धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये शफाफियत के नाम पर उन्हें दोबारा तकलीफ देना है। ये वाकई अफसोसनाक है। चले अब उन मशहूर शख्सियात की तरफ आते हैं जिनके नाम इन दस्तावेजात में सामने आए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तवज्जो इसी तरफ है। जी। सबसे पहले बिल गेट्स, जिन्होंने एप्स्टीन के साथ अपने ताल्लुकात को एक बेवकूफ़ी करार दिया है। बेवकूफ़ी, ये लफ्ज बहुत छोटा नहीं लगता इस पूरे मामले के लिए? ये एक बहुत ही एहतियात से चुना जा लफ्ज है। उन्होंने ये बात 9 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया को एक इंटरव्यू में कही। बेवकूफ़ी कहकर वो एक तरह से अपनी गलती तो मान रहे हैं, लेकिन इसे एक इखलाकी नाकामी के बजाय फैसले की गलती के तौर पर पेश कर रहे हैं। मतलब वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनका मकसद तो नेक था। जी, कि वो तो गेट्स फाउंडेशन के लिए फंड्स इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन गलत शख्स के साथ उठने बैठने लग गए। और इन्होंने ये भी वाजे किया कि वो कभी एप्स्टीन के जजीरे पर नहीं गए, सिर्फ इशाइयों में शरीक हुए। लेकिन उनके इस बयान का वक्त भी बहुत दिलचस्प है ना? बहुत दिलचस्प। ये उनकी साबका अहलिया मिलिंडा फ्रेंच गेट्स के बयान के फौरन बाद आया। अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साबिक शौहर जैसे लोगों को एप्स्टीन के साथ अपने ताल्लुकात पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। गेट्स ने खास तौर पर एक ड्राफ्ट ईमेल का भी जिक्र किया जो एप्स्टीन ने लिखी थी और इसे झूठा करार दिया। तो वो फाल तौर पर अपनी साख का दिफा कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो फिर भी वही रहता है कि क्या इतने ज़हीन शख्स को ये समझ नहीं आया कि वो किसके साथ मामला कर रहे हैं? सही। अच्छा, बिल गेट्स के अलावा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी हजारों बार आया है। इस मामले में क्या हकीकत है?
इस पर महकमा इंसाफ ने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। टोड ब्लेंच ने कहा, हमने किसी की हिफाजत की, ना ही किसी को नहीं। उनका कहना है कि ट्रंप का नाम ज़्यादातर उन इख़बारी मज़ामीन में आया है जो तहकीकाती फ़ाइलों का हिस्सा थे। तो कोई बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं? एक FBI इंटरव्यू का रिकॉर्ड है जो ज़्यादा संगीन है। उसमें एक गवाह ने बताया कि किस तरह गिस्लाइन मैक्सवेल ने एक मुतासरा लड़की को ट्रंप से एक पार्टी में मिलवाया ओह, और बाद में ट्रंप ने उन्हें मारा लागो की सैर करवाई। ठीक है, लेकिन गवाह ने ये भी वाज़ेह किया कि ट्रंप और उस लड़की के दरमियान कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये जिक्र इतना अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि ये उस माहौल की अक्कासी करता है। भले ही ट्रंप ने बराह रास्त कुछ गलत ना किया हो, लेकिन ये हकीकत कि गिस्लाइन मैक्सवेल एक नाबालिग लड़की को उनसे मिलवा रही हैं और वो उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। जी, ये इस पूरे नेटवर्क के आरामदा और बेफिक्र रवैये को जाहिर करता है। ये सवाल उठाता है कि इन ताकतवर लोगों के इर्द गिर्द क्या हो रहा था और वो क्या नजरअंदाज कर रहे थे। और फिर एलन मस्क का नाम भी है। उनके बारे में तो एक वाज़ेह तज़ाद सामने आया है। जी, ये काफी दिलचस्प है। एक दहाई से ज्यादा पुरानी ईमेल से पता चलता है कि मस्क और एप्स्टीन के दरमियान एप्स्टीन के निजी जजीरे पर जाने के मंसूबों पर बातचीत हुई थी। अच्छा? एक ईमेल में मस्क ने पूछा, हमें आपके जजीरे पर कब आना चाहिए? लेकिन उन्होंने तो पहले कहा था कि उन्होंने जजीरे पर जाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, ये उनके पिछले बयानात के बिल्कुल बरक्स है। तो ये सिर्फ ताल्लुकात की बात नहीं बल्कि सच्चाई छुपाने की भी कोशिश हो सकती है। हो सकता है। चलें, इन मशहूर नामों से हटकर इस नेटवर्क के काम करने के तरीके पर बात करते हैं। ये वो हिस्सा है जो वाकई खौफनाक है। जी, और इसमें एक अहम तरीका तालीम का वादा था। ये सिर्फ पैसे का लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी नफ्सियाती चाल थी। ये कंट्रोल का एक इंतहाई मौसर तरीका था। द गार्डियन की रिपोर्ट में मुतासिरा खातून रीना ओहा की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने क्या बताया? एप्स्टाइन ने उन्हें एक आर्ट स्कूल के लिए स्कॉलरशिप का वादा किया, लेकिन इसके साथ बहुत से शराइत मुंसलिक थीं। जब उन्होंने एप्स्टीन की ख्वाहिशात पूरी नहीं की तो उसने स्कॉलरशिप वापस ले ली। तो ये एक तरह से उनके ख्वाबों को यरगमाल बनाना था। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, बल्कि एक एहसान मंदी का एहसास पैदा करना था ताकि वो लड़कियां हमेशा उसकी मकरूज रहें। एक ऐसा जाल जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन था। जी, रीना ओ कहती हैं कि एप्स्टीन नौजवानों के जहनों में घुसने का जुनून रखता था। वो सिर्फ जिस्मानी इस्तेहसाल नहीं बल्कि उनके दिमागों पर भी कब्जा करना चाहता था। और फाइलों में भी इस बात का सबूत मिलता है। जी, फाइलों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने मुपासरीन के लिए NYU और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी नामवर यूनिवर्सिटियों में तालीम के अखराजात अदा किए। ये सखावत नहीं थी, ये उनकी आज़ादी को खरीदना था। और फिर उसके घर के अंदर का माहौल, मुझे उस घरेलू किताबचे के बारे में जानकर बहुत हैरत हुई। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। यह हकीकत में किसी फिल्म से ज्यादा अजीब है। फ्लोरिडा में उसके घर के अमले के लिए एक 58 सफ़ात पर मुश्तमिल सख्त ज़ाब्ता अखलाक था। 58 सफ़ात? जी, और इसका बुनियादी उसूल था, कुछ ना देखो, कुछ ना सुनो, कुछ ना कहो। यानी खामोशी का एक मुआहदा। बिल्कुल, और इसमें हिदायत भी बहुत अजीब थीं, जैसे एयर कंडीशनर को हर वक्त 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना और बेड साइड दराजों में बंदूकें। जी हाँ, और सबसे अजीब हिदायत जिनसी खिलौनों की जगह के लिए थी, जिसे वाइब चेक कहा जाता था। एक मिनट, वाइब चेक क्या मतलब? एक घर के मैनुअल में ऐसी हिदायत? जी, ये सिर्फ कंट्रोल नहीं, ये एक मुकम्मल नफ्सियाती खेल है। ये जाहिर करता है कि वो अपनी दुनिया के हर छोटे से छोटे पहलू पर किस हद तक काबू रखना चाहता था। ये नाकाबिले यकीन है। अब उसके राब्तों की वुसअत को देखते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं था, है ना? जी नहीं, इसकी शाखें दुनिया भर में सियासतदानों से लेकर शाही खानदानों और रूहानी गुरुओं तक फैली हुई थी। मिसाल के तौर पर नॉर्वे की वली अहद शहजादी मेटे मेरिट ने 2011 से 2014 तक उसके साथ पैगामात का तबादला किया। अच्छा, क्या बातचीत हुई? एक पैगाम में उन्होंने लिखा कि तुम मेरे दिमाग को गदगदाते हो, और दूसरे पैगामात में उसे नर्म दिल और प्यारा कहा। तुम मेरे दिमाग को गदगदाते हो। ये एक बहुत ही ज़ाती किस्म का पैगाम लगता है। जी, बहुत बेतकल्लफाना अंदाज है। भले ही उसका मतलब मासूमाना हो, लेकिन ये जाहिर करता है कि एप्स्टीन ने किस तरह आला तरीन हलकों में अपनी जगह बनाई थी और लोग उससे कितने मुतासिर थे। और उन्होंने बाद में इस पर अफसोस भी जाहिर किया। बिल्कुल।
शहजादी ने कहा कि उन्होंने 2014 में राब्ता ख़त्म कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि एप्स्टीन उनके ताल्लुकात को दूसरे लोगों पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और बरतानिया की एक बड़ी सियासी शख्सियत पीटर मेंडलसन का भी जिक्र है। उनके बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं वो तो और भी हैरान कुन है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू वाकई आंखें खोल देने वाली है। क्या हुआ था? काटने के बाद जेल से रिहा हुआ तो मेंडलसन ने उसे मैसेज किया, आज़ादी कैसी महसूस हो रही है? और एप्स्टीन का जवाब क्या था? उसने एक बेहुदा जिनसी इशारे के साथ जवाब दिया, वो ताज़ा, मजबूत और क्रीमी महसूस होती है। क्या? और मेंडलसन का इस पर क्या जवाब था? मेंडलसन ने जवाब में कहा, शरारती लड़के। शरारती लड़के? जी, ये जवाब सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। वो एप्स्टीन के जुर्म को संजीदगी से लेने के बजाय उसे एक शरारत के तौर पर देख रहे हैं। ये तो मिलीभगत की वाज़िह मिसाल है। बिल्कुल। इससे अंदाजा होता है कि इन ताकतवर हलकों में एप्स्टीन के जराइम को किस तरह नजरअंदाज किया जाता था। ये बात तो बहुत हैरान कौन है कि ट्रंप के एक साबिक मुशीर स्टीव बैनन खुद एप्स्टीन को अपनी शबीहा बेहतर बनाने के गुर सिखा रहे थे। जी, बैनन का किरदार सिर्फ एक दोस्त या साथी का नहीं, बल्कि एक हिकमत अमली साज का था। वो एप्स्टीन को मशवरे दे रहे थे कि एक दस्तावेजी फिल्म के जरिए अपनी अवामी साकात को कैसे बहाल किया जाए। मतलब अवामी तासुर को कंट्रोल करने की कोशिश। जी, बैनन एप्स्टीन को एक मुजरिम के तौर पर नहीं, बल्कि एक ब्रांड के तौर पर देख रहे थे जिसे दोबारा लॉन्च करने की जरूरत थी। और उनका मशवरा क्या था? बैनन का मशवरा था कि पेडोट्रैफिंग के बयानिए को कुचल दो और एक मुखय्यर शख्स के तौर पर अपनी शबीहा को दोबारा बनाओ। ये सब एक मंसूबाबंद ड्रामा था? जी, ये सच्चाई की तलाश नहीं थी, बल्कि सच्चाई को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश थी। और आखिर में उसकी दौलत का क्या बना? उसकी वसीयत के बारे में क्या इंकिशाफात हुए? उसकी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले दस्तखतशुदा वसीयत में तफसील से बताया गया था कि $25 करोड़ से ज्यादा की रकम कैसे तकसीम की जाएगी। और फायदा उठाने वाले कौन थे? उसकी आखिरी गर्लफ्रेंड कैरिना सूलियक, उसके वकील, अकाउंटेंट गिस्ला मैक्सवेल और उसका भाई, मतलब उसका करीबी हल्का। लेकिन क्या वो रकम उन्हें मिली? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अब उसकी जायदाद में वादा की गई रकम से बहुत कम रकम बाकी है। वो कहाँ गई? ज्यादातर रकम मुतासिरीन को मुआवजा देने और कानूनी अखराजात में खर्च हो चुकी है। तो आखिर में उसकी दौलत उन लोगों तक नहीं पहुंची जिनके लिए उसने छोड़ी थी। जी, बल्कि उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के काम आई जिन्हें उसने बर्बाद किया था। तो इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने जितने जवाबात दिए हैं उससे कहीं ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, हमने ज्यादती के खौफनाक तरीके देखे, मिली भगत का एक वसी नेटवर्क देखा, और एक ऐसी नाकिस रिलीज देखी जिसने मुतासरीन को इंसाफ देने के बजाय दोबारा तकलीफ पहुंचाई। ये हकीकी शफाफियत और एहतसाब के दरमियान फ़र्क को वाज़े करता है। लाखों सफ़ात जारी कर देना शफाफियत की तरफ एक कदम हो सकता है, लेकिन असल इंसाफ तब होगा जब इस नेटवर्क में शामिल हर शख्स को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जी, ये दस्तावेज़ात ताकत, असर व रसूख और कंट्रोल के एक ऐसे निज़ाम को बेनकाब करती हैं जो एक शख्स से कहीं ज़्यादा वसी था। सही। असल कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, बल्कि इस पूरे निज़ाम की है जिसने उसे सालों तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और आखिर में एक सोच, एक मुतासरा खातून रीना ओहिर ने कहा था, एप्स्टीन के साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता था। जैसे जैसे उसके बाअसर साथियों के बारे में मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं जिन्होंने उसके राब्तों से फ़ायदा उठाया, ये सवाल पैदा होता है, उन्होंने उसकी दोस्ती की क्या कीमत अदा की? और वो बिल कब अदा किया जाएगा?